तो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं चित्रांश दादीज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस कक्षा में और बात कर रहे हैं सिल्क रोड की। सिल्क रोड पे अब तक हम लोग देख चुके हैं कि गांव से ये यात्रा शुरू होती है, अलग अलग प्रकार के भूदृश्य और अलग अलग प्रकार के जानवरों को देखते हुए। यहाँ पर हमारे लेखक जो है निक, वो टेस्टन नामक एक ड्राइवर के साथ और डेनवर नामक अपने एक फ्रेंड के साथ यात्रा कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की कि पहाड़ी पर पहुंचने के बाद कैसे उन्हें रास्ते में बर्फ जमी हुई मिलती है दो स्थानों पर, और दोनों स्थानों पर वो अलग अलग तरीके से उस बर्फ को पार करते हैं। एक तरफ तो बर्फ पर वो मिट्टी डाल करके उस मिट्टी पे गाड़ी चलाते हैं और दूसरी तरफ बर्फ वाले रोड को टालते हुए साइड से घुमा करके रास्ते से आगे गाड़ी निकाल लेते हैं। ठीक है क्या? यहां तक का हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा था। आगे अब आज हम बात करेंगे, उसी के आगे का डिस्कशन हम देखेंगे। वी वोर सनग्लासेस। सनग्लासेस का मतलब होता है ऐसे चश्मे जो सूरज की रोशनी से आंखों को बचाते हैं। ऐसे ग्लासेस को क्या कहा जाता है? ऐसे ग्लासेस या ऐसे चश्मे को सनग्लासेस कहा जाता है। अगेंस्ट द ग्लेयर एज अ स्टडी स्टीम ऑफ ब्लू ट्रक्स इमर्ज्ड फ्रॉम द ब्लाइंडिंगली व्हाइट लेक लेडन विथ पाइल्स ऑफ सॉल्ट। अब यहां पर बात क्या हो रही है कि यहां पर एक सॉल्ट का यानी कि नमक का एक ढेर लगा हुआ है। किसका ढेर लगा हुआ है? सॉल्ट या नमक का ढेर लगा हुआ है। ऊपर जो है वो सूरज चमक रहा है। अब इस चमकते हुए सूरज से इसके ऊपर रोशनी पड़ रही है और इसकी वजह से ऐसी तीखी रोशनी जो किसी इंसान को अंधा कर दे, ऐसी रोशनी आंखों पर पड़ रही है। तो उस रोशनी से अपने आप को बचाने के लिए यहां पे इन लोगों ने इस तरह के सनग्लासेस जो हैं वो लगा रखे हैं, ताकि ब्लू कलर की जो रोशनी आ रही है वो आंखों पर ना लगे, उसके लिए यहां पर बचने का प्रयास कर रहे हैं। बाय लेट आफ्टरनून, दोपहर देरी के समय में, वी हैड रीच्ड द स्मॉल टाउन ऑफ होर, यानी कि जब दोपहर समाप्त होने का समय आ रहा है, लगभग शाम के 3-4 बजे के समय, हम लोग होर नामक एक टाउन पर पहुंचे। बैक ऑन मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे, और फिर से हम लोग ईस्ट वेस्ट हाईवे पर पहुंच गए थे। दैट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड, यानी कि जो पुराना ट्रेड रूट, यानी कि पुराना जो व्यापारिक मार्ग है उससे जुड़ता है। फ्रॉम लाशा टू कश्मीर, यानी कि ये जो मार्ग है, जो ईस्ट वेस्ट का मार्ग है, यानी कि पूर्व पश्चिम का जो मार्ग है, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, जो पहले ट्रेड रूट यानी कि जिसे हम लोग सिल्क रूट कहते हैं उससे जुड़ता था, उस रास्ते पर हम पहुंच चुके हैं जो लाशा से कश्मीर की ओर जाता है। डैनियल हु वॉज रिटर्न टू लाशा, और डैनियल जो है वह वापस लौट गया था लाशा की ओर। फाउंड अ राइड, राइड का मतलब है उसे यात्रा करने के लिए एक साधन या वाहन वहां से मिल जाता है लाशा जाने के लिए। इन अ ट्रक, एक ट्रक में। सो टिस्टन एंड आई बेड हिम फेयरवेल आउटसाइड अ टायर रिपेयर शॉप। तो टिस्टन और मैंने, अब देखो बेड का मतलब होता है अलविदा कहना, बेड हिम फेयरवेल का मतलब क्या है? अलविदा कहना, गुड बाय कहना, विदा देना, अलविदा कहना। यानी हम लोगों ने उसे अलविदा कहा। कहां पर? एक टायर रिपेयर की शॉप थी। टायर रिपेयर शॉप तो हम जानते हैं, गाड़ी का पहिया होता है, उसमें टायर होता है, टायर के अंदर टायर कभी पंचर हो जाता है, उसके रिपेयरिंग की दुकानें होती है हाईवे पे। वी हैड सफर्ड 2 पंक्चर्स इन क्विक सेशंस, यानी कि एक के बाद एक हमारे गाड़ी के टायर में 2 पंचर्स हो गए थे। ऑन द ड्राइव डाउन फ्रॉम द सॉल्ट लेक, जब हम सॉल्ट लेक से नीचे की ओर यात्रा कर रहे थे। टेस्टन वॉज ईगर टू हैव देम फिक्स्ड, और टिस्टन जो है बहुत ही ज्यादा उत्सुक था या बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी कर रहा था कि हमें भैया इन्हें फिक्स्ड करना है। फिक्स करना है मतलब जो टायर में पंचर हो गया है वो पंचर हमें निकलवाना है, अपने यानी कि अपने टायरों को फिर से ठीक रखना है। सिंस दे लेफ्ट हिम विथ नो स्पेयर्स, क्योंकि दोनों टायर में एक एक पंचर होने की वजह से अब उसके पास स्पेयर यानी बचा हुआ कोई टायर नहीं था। स्पेयर हम कहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना स्टेपनी, बोलचाल की भाषा में हम क्या बोलते हैं? कार में क्या पड़ी रहती है? स्टेपनी पड़ी रहती है। स्टेपनी का मतलब आपकी गाड़ी का एक टायर पंचर हो जाए तो आप दूसरा लगा लो। एक पंचर हो गया, दूसरा लगा लिया, दूसरा ही पंचर हो गया, लगातार 2 पंचर हुए, इसकी वजह से दोनों टायर खराब हो गए। इस वजह से उसके पास कोई स्पेयर में यानी कोई बचा हुआ टायर उसके पास था ही नहीं। बिसाइड्स, इन सब के अतिरिक्त, द सेकेंड टायर he had changed had been replaced by one that was
स्मूथ ऑन एज बॉल्ड माई हेड। और दूसरा टायर जो हम लोगों ने चेंज किया था उसको कहते हैं गंजा टायर। गंजा टायर क्यों बोलते हैं? देखो सामान्यतः क्या होता है, टायर के अंदर है ना इस तरीके से ऊबड़ खाबड़ रेखाएं बनी हुई होती है। टायर जो है उस पर कट लगे हुए होते हैं। उस कट से क्या होता है, रोड पर उसकी पकड़ बनती है और गाड़ी आसानी से स्लिप नहीं होती। जैसे जैसे वो टायर चलते रहते हैं वैसे वैसे वो घिसते रहते हैं। घिसने के बाद क्या बिल्कुल प्लेन हो जाते हैं, यानी कि जो बीच में कट वाली जगह होती है वहां तक घिस जाते हैं तो टायर बिल्कुल प्लेन हो जाते हैं। प्लेन होने की वजह से वो टायर सड़क पर पकड़ नहीं बना पाते, जिसकी वजह से गाड़ी स्लिप होती है। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि भैया सेकंड टायर जो टेस्टर ने चेंज किया था वो बिल्कुल ऐसा स्मूथ यानी चिकना टायर था जैसे कि मेरा गंजा सर हो, है ना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यहां पर निक कह रहा है कि मेरे गंजे सर की तरह वो भी बिल्कुल चिकना था। हॉर वॉज ग्रिम। हॉर जो है बिल्कुल एक नीरस और गंभीर किस्म का स्थान है। मिजरेबल प्लेस, मिजरेबल का मतलब होता है अति दयनीय स्थान, अति दयनीय स्थान था। देयर वॉज नो वेजिटेशन, वहां पर कोई वनस्पति नहीं थी। इसको वेजिटेबल मत समझना, वेजिटेशन का मतलब है वनस्पति, वनस्पति का मतलब है वहां कोई पेड़ पौधे नहीं थे। व्हाटसोएवर, जो कुछ भी था, जस्ट डस्ट एंड रॉक्स। वहां पे केवल क्या देखने को मिल रहा था, केवल धूल और चट्टाने। लिबरली स्क्रेटेड विथ ईयर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड रिफ्यूज, जो कि लिबरली, जहां पर बहुत ही स्वतंत्रता पूर्वक चारों तरफ जहां मर्जी आए जहां मन करे वहां पर कचरा फेंका हुआ था। कचरा जो है उसे फेंका हुआ था, कचरा फैलाया हुआ था, एकत्रित किया गया था, रिफ्यूज यानी गंदगी को। विच वॉज अनफॉर्चुनेट गिवन दैट द टाउन सेट ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर, और जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था क्योंकि ये जो टाउन था, ये जो होर नामक टाउन है, ये कहां पर स्थित था? सेट ऑन का मतलब होता है स्थित होना। कहां पर स्थित था ये टाउन? तो ये शोर का मतलब होता है किनारा, ये किनारे पर स्थित था। किसके? जिसे हम कहते हैं मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील के किनारे पर स्थित था। तिब्बत्स मोस्ट वेनेरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर, जो तिब्बत का सर्वाधिक पूजनीय जल का स्रोत था। यानी कि तिब्बत के अंदर जहां पर पानी पीने के लिए, साफ पानी ज्यादा मिलता नहीं है पीने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा आप उसे कह सकते हो कि कोल्ड डेजर्ट जिसको बोलते हैं, ठंडा रेगिस्तान जिसको बोलते हैं, वैसा स्थान है तिब्बत। तो वहां वैसे ही पानी ज्यादा है नहीं पीने करने के लिए। ऐसी जगह पर जहां पर यहाँ पे ये होर नामक जो जगह है, ये बिल्कुल कैलाश मानसरोवर के किनारे, सॉरी, ये मानसरोवर झील के किनारे बसा हुआ है और यहाँ पर भी चारों ओर गंदगी फैली हुई है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि मानसरोवर झील, जिसे बहुत ही पूजनीय माना जाता है, बहुत ही मतलब उसका आदर है, ऐसी झील के आसपास इतनी गंदगी फैली हुई है। बताइए यहां तक का क्लियर है क्या? एंशिएंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी पिन पॉइंट्स मानसरोवर एज द सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स। यानी कि हिंदू, प्राचीन हिंदू और बौद्ध जो विश्व चित्र है, भूगोल है, कॉस्मोलॉजी है, पिन पॉइंट करता है, निर्देशित करता है मानसरोवर को कि 4 महान नदियों का उद्गम स्थल है। यानी कि यहां से 4 महान नदियां भारत की निकलती हैं। पहली कौन सी है? इंडस, दूसरी कौन सी है? गंगा, तीसरी है सतलुज और चौथी है ब्रह्मपुत्र। तो वास्तविकता मतलब प्राचीन भारत में ऐसा माना जाता था कि चारों नदियां इसी स्थान से निकली हैं। एक्चुअली ओनली द सतलज फ्लोज फ्रॉम द लेक, जबकि वास्तविकता यह है कि केवल सतलज नदी जो है वही इस झील से बहती है। बट द हेड वाटर्स ऑफ अदर्स ऑल राइज नियर बाय द फ्लैंक्स ऑफ माउंट कैलाश। लेकिन अगर मैं मुख्य जलधाराओं की बात करूं, वो अगर उनकी हम बात करें तो कैलाश मानसरोवर के किनारे के पास से ही वो सारी की सारी नदियां बहती है। वी वर विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ द ग्रेट माउंटेन एंड वॉज ईगर टू फॉर्ज अहेड। और हम लोग जो हैं स्ट्राइकिंग डिस्टेंस मतलब इतनी ही दूरी पे थे कि कभी भी मानसरोवर की, सॉरी, कैलाश की यात्रा कभी भी शुरू कर सकते थे। कैलाश पर चलना या फिर जो हमें कोरा करना था उसे हम कभी भी प्रारंभ कर सकते थे, इतनी ही दूरी पर थे। एंड आई वॉज एगर, और मैं बहुत ही जल्दबाजी में था, मैं बहुत ही उत्सुक था कि मैं फॉर्ज अहेड यानी कि आगे बढ़ूं और कैलाश पर्वत पर चढ़ना शुरू कर दूं। बट आई हैड टू वेट, लेकिन मुझे इंतजार करना पड़ा। Tristan told me to go and drink some tea in Horse Only Cafe.
टेस्टन जो है उसने मुझे कहा कि भाई मैं जाऊं और थोड़ी सी क्या करूं, मैं थोड़ी सी चाय पी लेता हूं होर का एकमात्र कैफे जहां पर चाय कॉफी इत्यादि मिलती है। विच लाइक ऑल द अदर बिल्डिंग्स इन द टाउन, वह दुकान या वह कैफे बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि बाकी की बिल्डिंग्स है टाउन के अंदर। वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बैडली पेंटेड कॉन्क्रीट, जिसे बहुत ही बुरी तरीके से पेंट किया गया था कंक्रीट पर। हैड 3 ब्रोकन विंडोज, उसकी 3 टूटी हुई खिड़कियां थी। द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रू वन ऑफ देम, और उनमें से एक खिड़की में से अगर आप देखो तो आपको मानसरोवर झील जो है उसका अच्छा व्यू नजारा देखने को मिलता है। हेल्प टू कंपनसेट, जो कि मदद करता है कि आपकी क्षतिपूर्ति कर देता है फॉर द ड्रॉट, यानी कि वहां पर तेज हवा के जो झोंके चलते हैं यानी कि सूखापन जो महसूस होता है उस सूखेपन को कम करवा देता है। क्योंकि देखो कहीं पे भी आपको शुष्क जैसा माहौल फील हो रहा है और सामने एक झील है जिसको आप देख सकते हो, तो थोड़ा सा आपको कम सूखा महसूस होता है, ठीक है। इसलिए वो कह रहा है कि भाई कंपनसेट कर देता है कि भाई वैसे तो शुष्क प्रदेश जैसा लगता है, लेकिन सामने आप कॉफी पीते हुए एक खिड़की में से अगर मानसरोवर झील दिखाई दे रही है तो वो शुष्क प्रदेश थोड़ा कम महसूस होता है। I was served by a Chinese youth in military uniform who spread the grease around on my table with a flitty rag before bringing me a glass and a thermos of tea. तो मुझे सर्व किया गया यानी वहां पे चाय कॉफी लाके देने वाला कौन था? एक चाइनीज लड़का था जिसने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन रखी थी, जिसने क्या किया, ग्रीस यानी चिकनाई को फैला दिया। अब क्या होता है, नॉर्मली आप चाय कॉफी पीने जाओगे तो लड़के आते हैं वहां पर आपके बैठते ही टेबल साफ करने के लिए आते हैं। आप उस कपड़े को देखोगे ना तो आप देख करके आपका मन होगा भाई तू रहने ही दे, इस कपड़े से टेबल और ज्यादा गंदी ही होगी, साफ नहीं हो सकती, क्योंकि वो कपड़ा ऐसा होता है कई सदियों से नहीं धुला होता है और वो डेली ऐसे ही उसको एक बार सुबह गीला किया जाता है और बस उसको सारी टेबलों पर यूं फेरते रहते हैं और शाम को जब जाते हैं उसे किसी कोने में पटक जाते हैं, अगले दिन सुबह उठ के उसी कपड़े को उठा के बिना धोए वापस टेबल पर फेरना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए बिल्कुल ग्रामर की क्लास चलेगी बेटा, यहाँ पे इसीलिए वो कह रहा है कि भाई वह चिकनाई को पूरे चारों तरफ मेरी टेबल पर फैला देता है। एक बहुत ही गंदे, रैग मतलब होता है फटा पुराना कपड़े का टुकड़ा, फ्लिती का मतलब है गंदा, बहुत ही गंदा। बिफोर ब्रिंगिंग अ ग्लास, इससे पहले कि वो मेरे लिए ग्लास लाया, एक गिलास लाया और थर्मस लाया। थर्मस तो सभी जानते हैं, चाय जिसमें गर्म रहती है चाय की। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद, टेस्टन रिलीव्ड मी फ्रॉम माई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी कि मेरा जो एकांतवास था वहां से उसने मुझे छुड़वा लिया। एंड वी ड्रो पास्ट अ लॉट मोर रॉक्स एंड रबिश वेस्टवर्ड आउट ऑफ द टाउन टुवर्ड्स माउंट कैलाश। और हम लोग ड्रो पास का मतलब हम लोग गाड़ी चलाते हुए गुजरे। कहां से गुजरे? बहुत ज्यादा चट्टानों से और रबिश यानी कि कचरे से, जो वेस्ट की तरफ फैला हुआ था टाउन के। उधर से हम किधर की ओर जा रहे थे? माउंट कैलाश की ओर हम आगे बढ़ रहे थे। My experience in Hor came as a stark contrast to accounts I'd read of earlier travelers' first encounters with Lake Mansarovar। मेरा जो अनुभव रहा, मेरा जो सामने देखने का जो अनुभव रहा होर का, वो बिल्कुल एक कॉन्ट्रास्ट में रहा, यानी कि विपरीत रहा। किस चीज से विपरीत रहा? टू अकाउंट्स, यानी वो वर्णन या वो कहानियां I'd read, जो मैंने पढ़ी थी, ऑफ अर्लियर ट्रेवलर्स, जो मेरे से पहले यात्री आए थे, उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा, मैंने उनका पढ़ा, उससे बिल्कुल उल्टा था। फर्स्ट एनकाउंटर्स विथ लेक मानसरोवर, जिन्होंने पहली बार मानसरोवर को देखा और उनका अनुभव कैसा रहा, उससे बिल्कुल उल्टा अनुभव मेरा रहा। आपको कोई कहे कि जाओ यार तुम, जैसे मेरे साथ भी हुआ था, मैं जैसे बता रहा था ना कल की क्लास के अंदर के, मैं वहाँ गया था घूमने के लिए एक बार न्यू ईयर के टाइम पर मैं शिमला चला गया था घूमने अपने दोस्तों के साथ। तो मुझे मतलब मेरे दोस्तों ने इतना चढ़ा दिया था, अरे शिमला ऐसा है, शिमला वैसा है, शिमला ये है, शिमला वो है, बर्फ को लेके। अरे राजस्थान का आदमी बर्फ कहाँ देखेगा? फ्रिज के अलावा तो बर्फ कहीं देखेगा नहीं राजस्थान का आदमी। तो मेरे को ऐसे चढ़ा दिया मेरे दोस्तों ने, अरे बर्फ 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 बर्फ। तो ऐसे होटल से बाहर निकलेगा और यूं बर्फ जमी हुई मिलेगी तेरे को। ठीक है भाई, चलो करते हैं बजट तैयार, चलते हैं। गए भाई साहब घूमने, वहां पे बर्फ का इतना सा टुकड़ा भी नहीं दिखा वहां पे। और विश्वास मानोगे गंदी गर्मी पड़ रही दिसंबर में,
29-30 दिसंबर को इतनी तेज धूप पड़ रही कि यार ऐसा लग रहा है भाई जैकेट ही क्यों पहन रखी, उतार देते हैं इस जैकेट को भी। तो मतलब क्या है कि आपके पहले जिन लोगों ने जिस जगह को देखा है वो आपको ऐसा वर्णन करें, और जब आप खुद जाओ तब उससे बिल्कुल विपरीत वर्णन अगर आपको देखने को मिले तो आपका भी हाल निक जैसा ही होगा। तो इकाई कौस्की, अ जैपनीज मंक हु हैड अराइव्ड देयर इन 1900। तो इकाई कावागुची जो एक जापानी सन्यासी हैं जो कि यहां पर आए थे 1900 के दशक में, वॉज सो मूव्ड बाय द सेंसिटिविटी ऑफ द लेक दैट ही बर्स्ट इनटू टीयर्स। यानी कि वे इस झील की पवित्रता को देख करके इतना प्रभावित हुए थे कि उनकी आंखों से आंसू निकल गए थे। बर्स्ट इनटू टीयर्स का मतलब है उनके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। ठीक है, कई जगह की पवित्रता देख करके आपको ऐसा महसूस हो सकता है। ठीक है, कि आप उस जगह पर देखो, बैठो, उस जगह की शांति को महसूस करो। सन्नाटा, एक कोई आवाज नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, आपके पास कोई कान चबाने वाला नहीं, 2 पल की शांति। और अगर आप अपने जीवन में शांति की ही तलाश कर रहे हैं तो आपके वहां आंसू निकल सकते हैं, यह संभावना है। अभी नहीं निकलेंगे, अभी उस जगह पर पहुंचने में आपके 10-15 साल बाकी हैं, लेकिन हाँ, अगर आप एक गहरे व्यक्ति हैं, गहराई वाले व्यक्ति हैं, तो अभी भी निकल सकते हैं। अ कपल ऑफ ईयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद, द हॉलोड वाटर्स हैड अ सिमिलर इफेक्ट ऑन सेवन-हेडेड, अ स्वीडी हु वाजंट प्रोन टू सेंटिमेंटल आउटबर्स्ट। यानी कि कपल ऑफ ईयर लेटर, 1-2 साल के बाद, द हॉलोड वाटर यानी कि पवित्र पानी जो है, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, कौन सा, मानसरोवर लेक के बारे में, उसका बिल्कुल वही प्रभाव पड़ा स्वेन हेडिन नामक एक व्यक्ति पर जो स्वीडन थे, स्वीडी यानी स्वीडन देश के रहने वाले थे। हु वॉजंट प्रोन, जिनकी उनकी आदत नहीं थी कि भाई इतना वो सेंटिमेंटल होकर के, बहुत ही भावुक होकर के और वो कोई रोने लग जाए, आउटबर्स्ट यानी कि रोना शुरू कर दे। इट वॉज डार्क बाय द टाइम वी फाइनली लेफ्ट अगेन। रात का समय हो गया था, अंधकार का समय हो गया था जब हम अंततः वहां से फिर से निकले। एंड आफ्टर 10:30 PM वी ड्रू अप आउटसाइड अ गेस्ट हाउस इन डार्चन। और 10:30 बजे के बाद हमने अपनी गाड़ी को रोका एक गेस्ट हाउस के पास जो डार्चन में था। फॉर वॉट टर्न्ड आउट टू बी अनदर ट्रबल नाइट, जो कि बाद में हमें पता चला एक और ट्रबल्ड नाइट यानी कि एक और परेशानी वाली रात हमारी होने वाली थी। यानी जब हम वहां पहुंचे तब तो हमें नहीं पता था कि भाई एक परेशानी भरी रात का हमें सामना करना पड़ेगा, लेकिन बाद में यह साबित हो गया कि हम जब 10:30 बजे पहुंचे तो वहां से वो भयानक रात जो है वो शुरू हो गई थी। अब देखते हैं ऐसा क्या हुआ। भयानक रात, किकिंग अराउंड इन द ओपन एयर रबिश डंप दैट पास फॉर द टाउन ऑफ होर हैड सेट ऑफ माई कोल्ड वंस मोर। यानी कि जैसे ही हम किकिंग आउट कर रहे थे, यानी कि जब बाहर घूम रहे थे खुली हवा में जहां पर कचरा फैला हुआ था टाउन ऑफ होर के अंदर, यानी होर नामक स्थान पर, जब हम वहां से गुजरे, हैड सेट ऑफ माई कोल्ड वंस मोर, यानी वहां से निकलते ही मेरे को वापस से ठंड लग गई। थ्रू इट इफ ट्रुथ बी टोल्ड इट हैड नेवर क्विट डिसअपियर्ड विथ माई हर्बल टी। हालांकि अगर हम सही तरीके से ध्यान दें तो मैंने हर्बल ट्री यानी कि जड़ी बूटियों वाली चाय भी पी, लेकिन उससे मेरी ठंड गायब नहीं हुई। वन ऑफ माई नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स किसको कहा जाता है, हमारी नाक में 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं, ये जो छिद्र है ना नाक वाले, इनको नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है। तो दोनों में से एक जो नॉस्ट्रिल था वॉज ब्लॉक्ड अगेन, वह फिर से बंद हो गया। एंड एज आई ले डाउन टू स्लीप, और जैसे मैं लेटा सोने के लिए, आई वॉजंट कन्विंस्ड दैट द अदर वुड प्रोवाइड मी विथ सफिशिएंट ऑक्सीजन। जैसे ही मैं लेटा मुझे महसूस हो गया कि मेरी जो दूसरी नॉस्ट्रिल है, यानी एक तो बंद है ही, दूसरी नॉस्ट्रिल भी इतनी ब्लॉक हो चुकी है कि पर्याप्त मात्रा में मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। अगर मैं सोता हूं, और नॉर्मली हम सोते हैं तो मुंह से सांस नहीं लेते हैं, मुंह बंद रहता है, नाक से ही सांस ली जाती है। तो एक नाक बंद है और दूसरी नाक पर इतना भरोसा नहीं है कि भाई उससे इतनी सांस ले पाऊंगा कि मेरे को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके। इस बात का मुझे सुनिश्चित तौर पर विश्वास हो गया। माई वॉच टोल्ड मी आई वॉज एट 4760 मीटर्स। मेरी घड़ी ने मुझे बताया कि मैं 7460 मीटर की ऊंचाई पर था। इट वॉजंट मच हायर देन राहू, ये राहू से कोई ज्यादा ऊंची ऊंचाई नहीं थी, या ज्यादा ऊंचाई पर मैं नहीं था।
देयर आई हैड बीन गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन सेवरल टाइम्स एवरी नाइट। और राहु में भी जब मैं सो रहा था तो कई बार दम घुटना मेरा शुरू हो जाता था, या मुझे कई बार ऐसा महसूस होता था कि मेरा दम घुट रहा है। राहु में भी आउट ऑफ ऑक्सीजन में महसूस करता था कई बार। आई हैड ग्रोन अकस्टम्ड टू दोज नॉक्टुरनल डिस्टर्बेंसेस बाय नाउ, यानी कि अब तक, यानी इतना समय मैं इस क्षेत्र में बिता चुका था कि अब तक मैं आदी हो गया था। अकस्टम्ड होने का मतलब होता है हिंदी में अभ्यस्त होना या आदी होना। मतलब मुझे आदत हो गई थी कि भाई ये जो रात के समय होने वाली परेशानियां हैं ये तो होंगी, इससे मैं अब तक पूरी तरह से मतलब मैं समझ गया था कि ऐसी दिक्कतें तो होंगी। बट दे स्टिल स्केयर्ड मी, लेकिन वे अभी भी मुझे डरा रही थी। टायर्ड एंड हंग्री, मैं कैसा हुआ था? थका हुआ था, भूखा था। आई स्टार्टेड ब्रीदिंग थ्रू माई माउथ, और मैंने अपने मुंह से सांस लेना शुरू कर दिया। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय के बाद, आई स्विच्ड टू सिंगल नॉस्ट्रिल पावर विच सीम टू बी एडमिटिंग इनफ ऑक्सीजन, बट जस्ट एज आई वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ। तो मैंने धीरे धीरे पहले तो मुंह से सांस लेना शुरू किया, फिर धीरे धीरे मुंह बंद किया, एक नाक से सांस लेना शुरू किया, जो मुझे ऐसा लग रहा था कि पर्याप्त मात्रा में, यानी कि जब तक नींद नहीं आ रही थी तब तक ऐसा लग रहा था कि हाँ एक नाक से ठीक सांस आ रही है, काम चल जाएगा। लेकिन जैसे ही मुझे नींद आने वाली थी, आई वोक अप अब्रप्टली, मैं अचानक से डर के घबरा के उठ गया। समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ थी। माई चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजली हैवी, मेरा चेस्ट, मेरी छाती जो है अचानक मुझे अजीब तरीके से ऐसे भारी लगने लगी। एंड आई सेट अप अ मूवमेंट दैट क्लियर्ड माई नेसल, और मैंने अचानक से एक मूवमेंट किया, यानी कि जो अपन कहते हैं ना, समझ गए होंगे, बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसा करते हैं जब भी ज्यादा नाक के अंदर कचरा जम जाता है। मैं बैठा और मैंने अपने नेसल यानी नाक को साफ करने का प्रयास किया, मतलब उसको साफ किया। पैसेजेस ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, यानी नाक के जो पैसेज हैं, ठीक है, इनको मैंने तुरंत ही साफ किया। एंड रिलीव्ड द फीलिंग इन माई चेस्ट, और मुझे रिलीव फील हुआ, अपने चेस्ट में थोड़ा आराम महसूस हुआ। क्यूरियस, अजीब बात है, आई थॉट, मैंने सोचा। आई ले बैक डाउन, मैं फिर से लेट गया। ट्राइड अगेन, और फिर से सोने का प्रयास किया। सेम रिजल्ट, वही नतीजा निकला। आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपियरिंग इन टू द लैंड ऑफ नॉड, यानी कि मैं जो है ऐसे पॉइंट पर था कि मैं बस गायब हो जाना चाहता था, गायब होना ही चाहता था कि मैं नींद में एक झपकी लूं और सो जाऊं। When something told me not to, तभी मेरे दिल में कुछ ऐसा आया, इसने मेरे को बोला सोना मत बेटा, सो गए और गहरी नींद आ गई, और अगर तुमने क्या नहीं ली, सांस नहीं ली, निपट लोगे तुम रात को। इट मस्ट हैव बीन दोज इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अगेन, तो हो सकता है कि ये वापस संकट के समय में जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स हमें दिमाग में महसूस होते हैं उसी की वजह से मुझे ऐसा लगा। बट दिस वॉज नॉट द सेम ऑन द प्रीवियस ओकेजन, लेकिन आज का जो अवसर था वो पहले वाले अवसरों जैसा नहीं था। पहले तो मुझे लगा ठीक है सो जाते हैं, सो भी गया, सुबह उठ भी गया, लेकिन आज मुझे लग रहा था कि यार ये हमेशा की तरह नहीं है, ये थोड़ा सीरियस मैटर है। दिस टाइम, इस बार, आई वॉजंट गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, इस बार मैं गैस्पिंग इसको बोलते हैं, गैस्पिंग कर रहा था ब्रीथ के लिए। आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप, और सिंपली मैं उतनी सांस नहीं ले पा रहा था कि मैं अपने आप को कह पाऊं कि हाँ भाई ठीक है सो जाओ, कोई बात नहीं, सुबह देखेंगे। नॉर्मली यही होता है ना, रात को अपनी तबीयत थोड़ी बहुत किसी चीज को लेके खराब होती है तो अपन क्या है, अपनी आदत है भारतीयों की, पड़े रहते हैं बिस्तरों में, सुबह देखेंगे क्या होगा। चलो आगे बात करते हैं। सिटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली मेड मी फील बेटर, और तुरंत जब मैं लेटा लेटा बैठा हुआ, बैठते के साथ ही तत्काल मुझे थोड़ी सी राहत महसूस हुई, मैंने थोड़ा बेहतर महसूस किया। आई कुड ब्रीथ फ्रीली, मैं बहुत आराम से सांस ले पा रहा था। माई चेस्ट फेल्ट फाइन, मुझे अपना चेस्ट बिल्कुल ठीक लग रहा था, चेस्ट मतलब छाती। एज सुन एज आई ले डाउन, और जैसे ही मैं वापस लेटा, माई साइनस एक तरह की बीमारी होती है जिसमें आप सांस नहीं ले पाते हैं, नाक के दोनों वायु मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। फिल्ड, वो दोनों फिर कचरे से भर गए। माई चेस्ट वॉज ऑड, और मेरा चेस्ट फिर से मुझे अजीब लगने लगा। आई ट्राइड प्रॉपिंग माई सेल्फ अपराइट अगेंस्ट द वॉल, और मैंने कोशिश की कि भाई अब मैं लेट के तो नहीं सो सकता, तो दीवार के सहारे बैठ जाता हूं और टिक के सो जाता हूं। कई लोग दीवार के सहारे बैठ के भी सो जाते हैं ना।
अभी कुछ दिन पहले मैं कहीं पूजा में गया था और मेरे साथ मेरा एक भाई भी गया था, मेरा मतलब कज़न में छोटा भाई है, हम दोनों एक साथ कहीं पूजा में गए थे। अब वो भाई साहब, हम सारे भाई एक साथ सो रहे हैं मतलब मेरे जीवन का इतना डरावना दृश्य था वो। जैसे आपने देखा होगा भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर कैसे सोते हैं, एक हाथ को ऐसे रख के और यूं करके सोते हैं। तो मैं उसके लेफ्ट हैंड साइड पे सो रहा था और अच्छा खासा नींदों में था। रात को 2-2:30 बजे की बात होगी। अचानक से मतलब मेरी नींद, एक होता नहीं हल्की सी नींद टूटती है और अपन आंखें खोल के देखते हैं मेरा छोटा भाई मेरे बिल्कुल पास में सो रहा और यूं करके सो रहा ठीक है, पूरा मतलब आपका चेहरा, अगर मेरा चेहरा यहाँ है तो उसका चेहरा इस हाइट पर था, यूं करके सो रहा था। मेरी आंख खुली और डर के बैठा हो गया, मैंने कहा ये क्या है भाई हैं और एकदम से उसको देखा ये सो रहा है, नींदों में यूं सो रहा है। मारा एक चाटा खींच के, ढंग से सो नहीं तो बाहर निकल कमरे से, मेरे को अकेले को सोना था यहाँ पे, रात को हार्ट अटैक दिलाएगा भाई तू ये कौन सा तरीका है बे सोने का, सीधा सो जा, यूं सो ले, करवट लेके सो ले। ऐसा एकदम से नहीं होता, आप सो रहे हो और आपको अपने चेहरे से यहाँ एक चेहरा दिखाई दे, हे भगवान, ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक ही आ जाएगा। तो ये इसके साथ भी यही है कि डर गया एकदम से और दीवार के पास सहारा लेके बैठ गया कि मैं बैठा बैठा सोऊंगा। बट नाउ आई कुडंट मैनेज टू रिलैक्स इनफ टू ड्रॉप ऑफ। अब मैं बैठ के, पहले लेट के सोना चाह रहा था तो सांस नहीं आ रही, बैठ रहा हूं तो सांस आ रही है, लेकिन बैठे बैठे दीवार के पास टिक के सोने की सोचूं तो इतना मैनेज नहीं कर पा रहा कि नींद आ जाए। तो मतलब बड़ी समस्या है इसके जीव को। इसने सारे जतन कर लिए कि भाई हम सो जाएं, पर भाई को नींद नहीं आ रही है, नींद गायब है। निन्ना आ जाओ, निन्ना भी मना कर रही है, निन्ना मैं नहीं आऊंगी बात खत्म। कभी कभी नींद ऐसी है, नहीं आती तो नहीं आती। आई कुडंट पुट माई फिंगर ऑन द रीजन, और मैं कारण पता नहीं लगा पा रहा था कि यार कारण क्या है। बट आई वॉज अफ्रेड टू गो टू स्लीप, लेकिन मैं डरा हुआ था सोने जाने के बारे में सोच के भी। A little voice inside me was saying that if I did, I might never wake up again. मेरे अंदर से एक छोटी सी आवाज आई कि अगर मैं आज रात को सो गया तो शायद मैं कभी वापस उठ ही नहीं पाऊंगा। सो आई स्टेड अवेक ऑल नाइट, तो मैं पूरी रात जगा रहा। अब ये देखो, सुबह के सूरज की पहली किरण निकलेगी तब से ये यात्रा कर रहा है। उस यात्रा के अंदर इसने बता ही दिया, खड़खड़ 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 गाड़ी चल रही है, तो थका हुआ है, भूखा है, और जब सोने की कोशिश कर रहा है, जो कि सोना चाह रहा है, तो सो भी नहीं पा रहा है। ऐसी कंडीशन इसके साथ हो रही है। टिस्टन टुक मी टू डार्चन मेडिकल कॉलेज द फॉलोइंग मॉर्निंग। अगले दिन सुबह टिस्टन जो है मुझे डार्चन मेडिकल कॉलेज जो है वहां ले गया। द मेडिकल कॉलेज एट डार्चन वॉज न्यू एंड लुक लाइक अ मोनेस्ट्री। मेडिकल कॉलेज जो था डार्चन का, वो नया बना हुआ था और ऐसा दिख रहा था जैसे कोई मठ हो जिसमें सन्यासी इत्यादि रहते हैं, आश्रम की तरह। फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से, विथ अ वेरी सॉलिड डोर, जिसका बहुत ही मजबूत दरवाजा था, दैट लेड इनटू द लार्ज कोर्टयार्ड, जो कि आगे बड़े चौक के अंदर ले गया। वी फाउंड द कंसल्टिंग रूम, जहां पर हमें कंसल्ट करना था, चिकित्सक से बात करनी थी। चिकित्सक का जो कमरा होता है, डॉक्टर का जो चैम्बर होता है, वहां पर वो हमें मिला। विच वॉज डार्क एंड कोल्ड, जो बहुत ही अंधकार से भरा हुआ था और बहुत ही ठंडा महसूस हो रहा था। एंड ऑक्यूपाइड बाय अ तिब्बतियन डॉक्टर हु वोर नन ऑफ द एप्रेनेलिया दैट आई हैड बीन एक्सपेक्टिंग। ठीक है, तो जो ऑक्यूपाइड था, यानी कि उस डॉक्टर वाले कमरे में कौन था? एक तिब्बत का एक डॉक्टर था जिसने किसी भी तरह के ऐसे कपड़े नहीं पहन रखे थे। एप्रन क्या होता है, आपने देखा होगा, डॉक्टर्स जो है कुछ भी पहने उसके ऊपर व्हाइट कोट पहनते हैं। क्या पहनते हैं? व्हाइट कलर का कोट, उसको एप्रन कहा जाता है। तो उन्होंने एप्रन जैसा कुछ भी नहीं पहन रखा था, या पैराफेरनालिया जिसमें औजार या वस्तुएं रखते हैं डॉक्टर, वो कुछ भी नहीं पहन रखा था। गले में स्टेथोस्कोप भी नहीं था, ना तो उसके पास व्हाइट कोट था। ही लुक लाइक एनी अदर तिब्बतियन विद अ थिक पुलोवर एंड वुली हैट। वो किसी भी अन्य तिब्बत के निवासी की तरह दिखता था, जिसने एक मोटा सा पुलोवर कोट पहन रखा था और एक ऊन की बनी हुई हैट पहन रखी थी। When I explained my sleepless symptoms, जब मैंने उन्हें बताया कि मैं सो नहीं पा रहा हूं, ऐसे सिम्टम्स, ऐसे संकेत मुझे दिख रहे हैं, एंड माई सडन एवर्जन टू लाइंग डाउन, और अचानक से मैं लेटता हूं तो मुझे अचानक से वापस उठना पड़ता है। ही शॉट मी अ फ्यू क्वेश्चन, उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे।
while feeling the veins in my wrist। अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ये पकड़ता है ना, ऐसे पकड़ के देखता है ना, क्या बोलते हैं, नस देखना, नाड़ी देखना, नब्स देखना। तो वो नब्स चेक करते हुए एक दो क्वेश्चन पूछे, अच्छा पेट में दर्द भी हो रहा है क्या, अच्छा खांस रहे हो तो कफ आ रहा है क्या, अच्छा पीठ में भी हो रहा है क्या दर्द, अच्छा चेस्ट में कहां दर्द हो रहा है। तो ऐसे एक आध क्वेश्चन उन्होंने मुझसे और पूछे जब वो मेरी नर्व्स को, नर्व्स यानी कि मेरी नसों को फील कर रहे थे। इट्स कोल्ड ही सेड फाइनली, तुम्हें ठंड लग गई है। उन्होंने अंततः कहा थ्रू टिस्टन, टिस्टन के माध्यम से उन्होंने कहा कि इसको ठंड लग गई है। अ कोल्ड एंड द साइड इफेक्ट्स ऑफ एल्टीट्यूड, एक तो इन्हें ठंड लग गई और प्लस सामान्यतः जो मैदानी भाग में रहते हैं उनको उतना उच्च जो ऊंचाई है वहां पर रहने की आदत होती नहीं है। आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट, मैं इसके लिए तुम्हें कुछ देता हूं। आई आस्क्ड हिम इफ ही थॉट आईड रिकवर इनफ टू बी एबल टू डू कोरा। ओ यस ही सेड यू विल बी फाइन। तो मैंने उससे पूछा कि भाई कोरा करने के जब टाइम आएगा तब तक मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, मतलब मैं कोरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं यार, तुम ठीक हो जाओगे यार, कोई टेंशन नहीं। आई वॉकड आउट द मेडिकल कॉलेज, और मैं वहां से बाहर आ गया मेडिकल कॉलेज से, क्लचिंग अ ब्राउन एनवलप स्टफ्ड 15 स्क्रूज ऑफ पेपर। ठीक है, तो मैं वहां से मेडिकल कॉलेज से बाहर आया, क्लचिंग का मतलब मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था एक भूरे रंग का एनवलप, एक भूरे रंग का लिफाफा, स्टफ्ड जो कि भरा हुआ था, 15 पुड़ियाएं थी। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, आप अगर कभी किसी ऐसे डॉक्टर के पास गए हो जो फीस में ही दवाई भी देता है, तो आपने नोटिस किया होगा वो सफेद रंग की छोटी छोटी सी चिट्स होती है, इतनी इतनी सी, उसके ऊपर वो 3-4 दवाई रखता है, उसको ऐसे फोल्ड करता है, ऐसे फोल्ड करता है और फिर उसको ऐसे करके फिक्स कर देता है, ऐसे करके वो, हाँ ये 3 आज की है, सुबह दोपहर शाम, फिर डालेगा उसमें, ये 2 है, एक सुबह एक शाम, फिर डालेगा, फिर 3 हो रहा है, सुबह दोपहर शाम, ये लो, ये तुम्हारे 2 दिन का कोर्स हो गया, कल शाम को आके दिखाना या परसों सुबह आके दिखाना, ऐसा होता है ना। तो वैसे ही वो छोटी छोटी पुड़िया बना करके उसने दी थी, 15 पुड़ियाएं उसे दी। आई हैड अ 5 डे कोर्स, मुझे 15 दिन का कोर्स मिला था तिब्बतियन मेडिसिन का, विच आई स्टार्टेड राइट अवे, जिसको मैंने तुरंत ही लेना शुरू कर दिया। आई ओपनड एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज, मैंने जो ब्रेकफास्ट के बाद का, सुबह के नाश्ते के बाद का जो मुझे पुड़िया खानी थी वो पुड़िया मैंने खा ली। एंड फाउंड इट कंटेन्ड अ ब्राउन पाउडर, और मैंने देखा उसमें ब्राउन पाउडर था, भूरे रंग का पाउडर रखा हुआ था। दैट आई हैड टू टेक विथ हॉट वाटर, जो मुझे गर्म पानी के साथ पीना था। इट टेस्टेड जस्ट लाइक सिनेमन, और ये बिल्कुल दालचीनी जैसा टेस्ट दे रहा था, इसका जो स्वाद था बिल्कुल दालचीनी जैसा था। द कंटेंट्स ऑफ द लंच टाइम एंड बेड टाइम पैकेजेस वर लेस ऑब्वियसली आइडेंटिफाइबल, तो जो कंटेंट था, जो सामान था पुड़िया के अंदर, जो कि लंच टाइम में यानी दोपहर के भोजन के समय में लेना था या रात्रि के सोने के समय में लेना था, उसकी जो पुड़िया थी वो कम ऑब्वियसली, मतलब पहचानने लायक नहीं थी। मतलब उसमें कुछ था तो सही पाउडर, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा था कि किस तरह का पाउडर है। बोथ कंटेंट स्मॉल स्फेरिकल ब्राउन पैलेट्स, यानी कि दोनों ही जो दोपहर की दवाई और रात की दवाई भी थी, उसमें गोल गोल ब्राउन कलर की गोलियां थी। इसका मतलब ये एक भाई कौन से उसमें जाके आया हॉस्पिटल में, ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाके आया है, क्योंकि ये पाउडर और ये ब्राउन कलर की गोलियां ये सब कहाँ मिलती है, ये हमारे नॉर्मल हॉस्पिटल्स वगैरह या नॉर्मल मेडिकल में नहीं आती काम में, ये आयुर्वेदिक वाली दवाइयों वाले डॉक्टर के पास चला गया भाई। ठीक है, दे लुक्ड सस्पिशियसली लाइक शीप डंग और उन्हें देखने पर ऐसा संदेह उत्पन्न होता है, ऐसा शक होता है कि शायद ये शीप की पॉटी है। भेड़ जो होती है ना, भेड़ की जो मींगड़ियां होती है ना, हमारे यहाँ राजस्थान में मींगड़ी बोलते हैं, आपके क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो भेड़ की मींगड़ियां जैसी लग रही थी कि यार क्या पता डॉक्टर है क्या है, दवाई दी है कि भेड़ की मींगड़ी तो नहीं दे दी, भेड़ की पॉटी तो नहीं दे दी खाने के लिए। बट ऑफ कोर्स, लेकिन कोई संदेह की बात नहीं है। आई टुक देम, मैंने उन दवाइयों को खा लिया। दैट नाइट, उस रात, आफ्टर माई फुल डेज कोर्स, अपने पूरे दिन का कोर्स यानी कि तीनों समय की दवाई लेने के बाद, आई स्लेप्ट वेरी साउंडली। साउंडली का मतलब होता है मुझे बहुत ही गहरी नींद आई, जैसे अ लॉग, जैसे एक लकड़ी का मोटा लट्ठड़ पड़ा हो। नॉट अ डेड मैन, ऐसा नहीं महसूस हो रहा था जैसे कि कोई मृत आदमी पड़ा हो, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई
एक होता है ना कि आदमी, कई बार आप लोगों ने भी बोला होगा कि यार कल रात को मैं जिस करवट सोया ना, मतलब इतना थका हुआ था कि मैं रात को ऐसा सोया ना, तो सुबह जब उठाने आए ना घर वाले तो यूं का यूं ही वापस उठाऊं, इतनी ज्यादा थकान के करवट भी नहीं बदली। ठीक है, तो जब भी ऐसा कहा जाता है ना कि भाई मैं एक लकड़ी के गट्ठड़ की तरह सोया, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका तात्पर्य होता है कि मैं इतनी गहरी नींद सोया कि मैंने बिल्कुल भी करवट भी नहीं ली। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, इसके आगे का डिस्कशन हम लोग, एक सेकेंड लेट मी चेक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके आगे का डिस्कशन जो है वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर, बाय, टेक केयर।